प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। माई सेल्फ योगेश्वर साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लोक प्रशासन का वस्तुतः अर्थ क्या है। इस अध्याय को किसी भी प्रकार के प्रश्न के रूप में नहीं देखेंगे। यह अध्याय आपको लोक प्रशासन के विषय में सामान्य समझ देगा। तो आइए देखते हैं कि लोक प्रशासन से हमें समझना क्या है। तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि अब्राहम लिंकन का जो प्रसिद्ध कथन है कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो आप में से सोचिए कि आप खुद जनता है और कैसे आप देश को चलाते हैं। तो आप पाएंगे कि वस्तुतः जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन कहने के लिए तो ठीक है, परंतु वास्तविक रूप से जनता इसे चलाती कैसे है, ये एक सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कैसे होता है। चूँकि आप प्रत्यक्ष रूप से शासन के लिए नीति नियम नहीं बना सकते, इसलिए आप क्या करते हैं, चुनाव के माध्यम से आप प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इस तरह से जो आप अपने बदले में प्रतिनिधि भेजते हैं वो एक राजनीति विज्ञान का विषय हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राजनीति के अंतर्गत क्या होता है। जनता के द्वारा जनता के लिए चुना जाता है। तो जो चयन प्रक्रिया है वह चुनाव के माध्यम से होता है। इसके लिए हम निर्वाचन प्रक्रिया अपनाते हैं। आप जब निर्वाचित करते हैं तो केंद्र में सांसद निर्वाचित करते हैं और राज्य में विधायक करते हैं। ये सांसद और विधायक जनता के रूप में देश को चलाने के नियम और कानून बनाते हैं। लेकिन इनके साथ ये समस्या होती है कि ये विषय के विशेषज्ञ नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई स्वास्थ्य मंत्री है लेकिन वो डॉक्टर नहीं होता है। हमारे राज्य में शिक्षा मंत्री, हमारे राज्य में एक ऐसा मंत्री है जो शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है। हो सकता है कभी वो शिक्षा मंत्री भी बन जाए। तो इस तरह से वो विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इनके पास कार्य अनुभव नहीं होता है क्योंकि ये राजनीतिक बैकग्राउंड के होते हैं। तो इसलिए इनके पास किसी भी प्रकार का कार्य करने का अनुभव नहीं होता है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हर 5 साल में ये बदलते रहते हैं। मान लो कोई शिक्षा मंत्री है तो 5 साल में कोई और बन जाएगा, कोई स्वास्थ्य मंत्री तो और कोई बदल जाएगा। तो कोई ना कोई बदलते बनते रहता है। इसलिए ये देश को नीति निर्माण में इतना ज़्यादा इनको समझ नहीं होता है। तो इसके लिए समय के साथ इनकी सहायता के लिए एक अन्य इकाई की ज़रूरत पड़ी जिसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो इसे जो मैंने राजनीति कहा है, राजनीति कहना ज़्यादा उचित नहीं है, इसको हमको शासन कहना चाहिए। ये शासन है। जैसे आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ शासन, भारत शासन, भारत सरकार, इस तरह के शब्द राजनीति के लिए उपयोग होते हैं। अब इनकी सहायता के लिए, चूँकि ये विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, इसलिए लोक प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो लोक प्रशासन जब भी मैं अपने अध्यापन के समय बोलूँगा तो आपको एक सामान्य अर्थ में इसका अर्थ शासकीय संस्था लेना है तथा शासकीय सेवक लेना है। जैसे एक तहसीलदार कार्यालय है, ये लोक प्रशासन का ऑफिस है। वहाँ पे जो कार्य करते हैं वो लोक प्रशासन के, शासकीय सेवक लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। हमारा महाविद्यालय है। महाविद्यालय लोक प्रशासन की एक संस्था है। इसमें जितने भी लोग कार्य करते हैं वे भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखिए जो शासन में जो जाता है, राजनीति में जो जाता है, वह निर्वाचन के माध्यम से जाता है। परंतु जो लोक प्रशासन में आता है उसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा से चयन देना है, कंपटीशन देना पड़ता है। जो नौकरी के लिए परीक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से जाया जाता है, चयन किया जाता है। इस तरह से आप पाएंगे ये विषय विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, इनके पास पर्याप्त कार्य अनुभव होता है और इनकी प्रकृति स्थायी होती है। आप सभी जानते हैं कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी होता है तो 60-65 साल में वह रिटायर होता है
और अपने विषय का विशेषज्ञ हो जाता है। तो ये शासन को लोक प्रशासन सहयोग देता है। तो कैसे देता है इसको देखते हैं। तो देखिए, मान लो हम केंद्र की राजनीति की बात नहीं करते, लोक प्रशासन के राज्य के बारे में बात करते हैं। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल के नाम से पूरा राज्य चलता है। और राज्यपाल के पास मंत्रालय होता है। तो मंत्रालय में कौन होते हैं? मंत्रालय से नाम से ही प्रतीत होता है, मंत्री होते हैं। तो मंत्री में सबसे बड़ा मंत्री मुख्यमंत्री। उसके अतिरिक्त और भी अन्य मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वन मंत्री, आबकारी मंत्री। तो इस तरह से बहुत सारे मंत्री होते हैं। अब ये जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों की सहायता के लिए मंत्री प्लस एक सचिव होता है। तो सचिव कौन होता है? मंत्री तो जनप्रतिनिधि होता है जो हम चुनाव के माध्यम से चयन करते हैं। सचिव कौन होता है? एक आईएएस ऑफिसर होता है। ये चूँकि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आता है, इसलिए लोक प्रशासन का व्यक्ति होता है। और ये जन चुनाव द्वारा आता है, तो मंत्री राजनीतिक व्यक्ति होता है। तो चूँकि आईएएस जो लोक प्रशासन का व्यक्ति है, जिसके पास विशेषज्ञ होता है, कार्य अनुभव होता है, स्थायी प्रकार का नौकरी रहता है, तो यह मंत्री को हर बात के लिए सलाह देता है। तो ये मंत्री और सचिव मिलकर फिर देश के लिए या राज्य के लिए नीति का निर्माण करते हैं। ये नीति निर्माता कहलाते हैं। हमारे राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में 13 मंत्री हैं। इन 13 मंत्री के अंतर्गत 52 विभाग होते हैं। ठीक है। तो ये जो 52 विभाग हैं, इन 52 विभाग के लिए एक संचालक होता है प्रत्येक विभाग के लिए। ये भी आईएएस होता है। यह सचिव से कनिष्ठ होता है, जूनियर होता है। तो इसके लिए एक अलग से भवन बनाया गया है, अलग से ऑफिस बनाया गया है, जिसको संचालनालय कहा जाता है। आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो 2 आपको बड़े बड़े ऑफिस कार्यालय मिलेंगे। एक का नाम मंत्रालय है, जिसको यहाँ छत्तीसगढ़ में महानदी भवन कहते हैं। और रायपुर में इसी बिल्डिंग के पास एक संचालनालय बिल्डिंग है, जिसका नाम इंद्रावती भवन है। तो यहाँ मंत्री और सचिव बैठते हैं। और यहाँ जो संचालनालय के प्रत्येक विभाग का प्रमुख होता है, वह संचालक कहलाता है। तो ऐसे लगभग 52 संचालक इस संचालनालय में बैठते हैं। ये कहाँ बैठते हैं? राजधानी। अब देखिए, इन दोनों में क्या अंतर होता है? ये मंत्री और सचिव मिलकर नीति का निर्माण करते हैं, और नीति के निर्माण के बाद संचालनालय में भेज देते हैं। और संचालक को कहा जाता है कि आप इस नीति पे क्रियान्वित कीजिए, लागू कीजिए, कार्य कीजिए। तो ये क्या होता है? राजधानी से संभाग में आता है। हमारे राज्य में 5 संभाग है: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग है। संभाग से फिर जिला में आता है, जिला से फिर तहसील में, तहसील से फिर गांव में। तो जो भी नीति का निर्माण होता है, वह संचालक के माध्यम से आपके गांव तक या आप तक पहुंचता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी धान की खरीदी होने वाली है, या धान का बोनस दिया जाने वाला है। तो ये बोनस देना है या खरीदी करना है का नीति का निर्माण कौन करते हैं? मंत्री और सचिव विचार विमर्श करके नीति बनाते हैं कि हम इतना बोनस देंगे, इस तारीख से धान खरीदेंगे, इतनी मात्रा में धान खरीदेंगे। तो नीति बनाने के बाद इस नीति को संचालक को भेज दिया जाता है। तो मान लो विभाग की बात करेंगे तो कृषि विभाग के संचालक को भेज देंगे। तो ये संचालक रायपुर में राजधानी में बैठा है, तो ये क्या करता है? फिर अपने नीचे के संभाग में भेज देता है। संभाग से जिला में आ जाता है, जिला से तहसील में आ जाता है, और तहसील से गांव में आ जाता है। तो जब मैं संभाग, जिला, तहसील, गांव बोल रहा हूँ, तो किसके माध्यम से आता है? संचालक आईएएस ऑफिसर है। संभाग में भी कौन होता है? कमिश्नर होता है, कमिश्नर होगा। कमिश्नर, जिला में कलेक्टर होगा, तहसील में एसडीएम तहसीलदार होगा,
फिर गांव में आपका ग्राम सेवक होगा। ये कौन है सब? कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, ग्राम सेवक, ये सब शासकीय सेवक हैं, शासकीय नौकरी वाले हैं। तो ये लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि मंत्री जब कोई निर्णय लेता है तो उसको लागू करने का काम कौन करता है? लोक प्रशासन के अधिकारी या लोक प्रशासन के कार्यालय काम करते हैं। तो यहाँ से आप लोकतंत्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लो आपके गांव में सड़क बनवानी है, तो आप अपने गांव के किसी शासकीय व्यक्ति को आवेदन दोगे कि हमें हमारे गांव में सड़क चाहिए। वो तहसीलदार को भेजेगा, तहसीलदार कलेक्टर को भेजेगा, कलेक्टर संभाग में भेजेगा, संभाग से संचालक के पास जाएगा, संचालक के पास जब आएगी तो वो मंत्री को बता देगा कि भाई फला फला गांव में सड़क की आवश्यकता है। तो मंत्री और सचिव इस पर विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे कि इस गांव में फला गांव में एक सड़क की आवश्यकता है। तो इन लोग फिर नीति का निर्माण करेंगे, कितनी चौड़ी सड़क होगी, पक्की होगी, डामर की होगी, किसकी होगी, कितना पैसा लगेगा, ये सारी बातों के लिए ये नीति बनाएंगे। इस नीति को बनाने के बाद फिर से ये संचालक को भेज देंगे, क्योंकि ये नीति का क्रियान्वयन करता है। तो यह संचालक फिर जो पैसे पास हुए होंगे, जो प्रोजेक्ट पास हुआ होगा, उसको संभाग में भेज देगा, संभाग से जिला में आ जाएगा, जिला से तहसील और तहसील से गांव में आ जाएगा। फिर गांव में जब पास हो गया है करके फिर आपके गांव में सड़क बन जाएगी। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि लोक प्रशासन के माध्यम से ही हम जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन चलाते हैं। क्यों? गांव की जो जनता है लोक प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों को मंत्री तक पहुंचाता है, और मंत्री लोक प्रशासन के माध्यम से जनता के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन अपना कार्य करता है। आशा है कि आप इस लोक प्रशासन के प्रस्तावना को अच्छे से समझ पाए होंगे। जब प्रत्यक्ष रूप से कक्षाएं होंगी तो इस पे और जो विचार विमर्श करना होगा हम करेंगे, लेकिन जब अध्यायवार प्रश्नवार हम पढ़ाई करेंगे तो आपको इस लोक प्रशासन के प्रति सामान्य समझ होनी चाहिए कि जब हम लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं तो वस्तुतः किसकी बात कर रहे हैं। तो इस बात को मैं पुनः दोहराता हूँ, जब भी मैं लोक प्रशासन कहूँ तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि सर शासकीय कार्यालय और शासकीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम देखते हैं कि और इकाईवार किन किन प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।